सोने के बालों वाली बहनों का जादू। दूर किसी गांव में गोपी और राशि नाम की दो सगी बहनें अपनी बूढ़ी बीमार माँ कौशल्या के साथ रहती थी। गोपी और राशि थी तो दोनों बहनें, लेकिन उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ गोपी मेहनती और समझदार थी, वहीं दूसरी ओर राशि लालची और कामचोर थी। वो बस बिना मेहनत किए बहुत पैसा कमाना चाहती थी। गोपी बेचारी घर का खर्चा चलाने और माँ की दवाई के लिए दिन रात मेहनत करती। घर के कामों के साथ साथ खेतों में काम करती, लेकिन राशि घर के कामों में गोपी की बिल्कुल भी सहायता नहीं करती थी। वो बस सारा दिन भर सोती रहती। एक दिन की बात है। राशि, मुझे आज खेतों में जल्दी जाना है, इसलिए तुम माँ को समय पर दवाई दे देना। आंगन की सफाई और थोड़े बहुत गंदे कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें धो लेना, ठीक है? सोती मत रह जाना, समझी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। इतना कहकर राशि चद्दर ओढ़कर सो गई। वहीं बेचारी गोपी कड़ी धूप में खेतों में काम कर रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद थकी हारी गोपी जब घर पहुंची तो घर की अस्त व्यस्त हालत देखकर दंग रह गई। अरे ये क्या, आंगन तो गंदा पड़ा हुआ है। राशि, कहाँ हो तुम? ये कहते हुए गोपी चिल्लाने लगी, लेकिन राशि तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसके बाद गोपी अपनी माँ कौशल्या के पास गई तो देखा उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत अचानक बिगड़ कैसे गई? आपने आज दवाई समय पर नहीं खाई? नहीं बेटा, हर रोज तो तुम ही मुझे दवाई देकर जाती हो। हाँ माँ, पर आज मुझे खेतों में जल्दी जाना था, इसलिए मैं राशि को समझा कर गई थी कि समय पर आपको दवाई दे देगी। राशि कितनी लापरवाह है, घर रहकर भी माँ की देखभाल नहीं कर सकती। ऐसा कब तक चलेगा? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। राशि, कमरे से बाहर आओ जल्दी। राशि मुंह बनाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ गोपी, आते ही क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तुम घर पर रहकर माँ का ख्याल भी नहीं रख सकती हो क्या? कैसी बेटी हो तुम? देखो माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई है। तूने माँ को समय पर दवाई क्यों नहीं दी? बताओ मुझे, तू इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? क्या, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई? ओह, मैं माँ को दवाई देना भूल गई। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तू कितनी कामचोर है। गोपी और राशि को लड़ता देख उनकी माँ कौशल्या बोली, बेटी तुम दोनों लड़ना बंद करो, प्यार से मिलकर रहो। राशि, गोपी बेटी सारा दिन भर खेतों में काम करती है, तुम घर के कामों में उसका हाथ बटाया करो। घर और बाहर दोनों काम अकेली बेचारी गोपी कैसे करेगी? माँ, मैं घर का काम नहीं करूँगी। तो ठीक है, खेतों में जाकर गोपी की मदद कर, समझी? दिन पर दिन आलसी होती जा रही है, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। ये सुनते ही राशि मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। रहने दो माँ, आप किसे समझा रही हो? भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। गोपी बेचारी अकेली ही घर और बाहर दोनों का काम संभालती, वहीं राशि मजे से घर में आराम करती। लेकिन एक दिन कौशल्या ने राशि को खूब डांटा। तब हार मानकर राशि गोपी के साथ खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई। माँ तो जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। घर पर रहकर माँ का भाषण सुनने से तो अच्छा है मैं गोपी के साथ खेतों में चली जाती हूँ। मैं वहाँ कौन सा काम करूँगी? बस पेड़ की छांव में बैठ जाया करूँगी। ऐसा सोचकर राशि अपनी बहन गोपी के साथ खेतों में अक्सर जाया करती और पेड़ की छांव में बैठ जाया करती। ये देख गोपी राशि को खेतों में काम करने को कहती, लेकिन राशि गोपी की एक नहीं सुनती। एक दिन की बात है, गोपी और राशि जब घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर बंजर जमीन के पास एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई दी। ये देख गोपी बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, लगता है अम्मा बेहोश हो गई हैं। ये कहते हुए गोपी ने बूढ़ी औरत के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तभी बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बिटिया, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको क्या हुआ था? आप यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी कड़ी धूप में? बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। ये बंजर जमीन मेरी है।
कुछ साल पहले मैं और मेरे पति इस जमीन पर खेती किया करते थे। मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे पति और मैं दोनों मिलकर खेती कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट गई और ये जमीन भी बंजर हो गई। अपना पेट पालने के लिए जैसे तैसे दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी, लेकिन वो काम भी छूट गया। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी इस बंजर जमीन पर दोबारा से खेती कर अपना गुजर बसर कर लूं। मैं फावड़ा लेकर जमीन खोद ही रही थी कि तभी मुझे चक्कर आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा, मुझे खेती करनी आती है, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। आप चलकर पेड़ के नीचे आराम करिए। अरे तुम्हें क्या जरूरत है इस बूढ़ी औरत की मदद करने की? चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। नहीं, हमें मिलकर बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। देखो कितनी परेशान है बेचारी। तुम करो इनकी मदद, मैं तो पेड़ के नीचे आराम कर रही हूँ। वैसे भी धूप में चल चल कर मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते हुए राशि पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। वहीं गोपी बूढ़ी औरत को पेड़ की छांव में बैठाकर बंजर जमीन की खुदाई करने लगी। इस तरह से गोपी रोज सुबह खेतों में काम करने जाती। फिर दोपहर के समय काम खत्म कर थकी हारी गोपी बूढ़ी औरत के खेतों में काम किया करती। ये सब देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती। फिर एक दिन गोपी की कड़ी मेहनत रंग लाई और बंजर जमीन हरे भरे फसलों से भर गई। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और बोली, गोपी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुम्हें सोने के जादुई बाल देना चाहती हूँ। इन बालों को बेचकर तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद सकती हो। अब तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही गोपी के साधारण बाल जादुई सोने के बाल में बदल गए। ये देख राशि ईर्ष्या से जल उठी और वो गोपी से बोली, काश मेरे बाल भी जादुई सोने के होते। गोपी, कहो ना परी से, प्लीज मुझे भी जादुई सोने के बाल चाहिए। मैं आज के बाद कभी आलस नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी तरह मेहनत करूंगी। प्लीज गोपी। ये कहते हुए राशि उदास हो गई। अपनी बहन को यूं उदास देख गोपी परी से बोली, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जादुई सोने के बाल दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी बहन राशि के बाल भी जादुई सोने के कर दीजिए, प्लीज परी जी। ठीक है गोपी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राशि के बाल भी जादुई सोने के बाल में बदल गए। ये देख राशि खुशी से नाचने लगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम इन जादुई बालों का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करना और ना ही कभी किसी गरीब का दिल दुखाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम गंजी हो जाओगी। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। वहीं दोनों बहनें खुश होते हुए अपने घर लौट गई। राशि आईने में जाकर जादुई सोने के बालों को देखकर निहार रही थी। अरे वाह, मेरे सोने के बाल तो गोपी के बालों से भी ज्यादा खूबसूरत है। किसी की नजर ना लगे मेरे सोने के बालों पर। राशि, सोने के जादुई बाल तो तुम्हें मिल गए, लेकिन परी की बात का हमेशा ध्यान रखना, वरना तुम्हारे सोने के बाल गायब हो जाएंगे। गोपी, तुम अपने आप को दुनिया की सबसे समझदार लड़की समझती हो क्या? और मुझे पागल? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जाकर अपना काम करो, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर राशि बाहर चली गई। बाहर सभी गांव वाले राशि के सुनहरे बालों को देख हैरानी से आपस में बातें करने लगे। वहीं गोपी अपनी माँ कौशल्या को जादुई सोने के बालों के बारे में बताती है। अब घर में जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो गोपी जादुई सोने के बालों को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच आती और उनके बदले मिले पैसों से जरूरतों का सामान खरीद कर घर ले आती। साथ ही वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती। वहीं राशि सोने के टूटे हुए बालों को बेचकर हर रोज ढेर सारी शॉपिंग करती। जादुई सोने के बाल पाकर राशि आलसी होने के साथ बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई। जब भी कोई जरूरतमंद उससे मदद मांगता वो उसे दुत्कार कर वहां से भगा देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेती पर निर्भर रहने वाले गांव वालों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
सभी लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। खेत खलियान सब सूख गए। अपने गांव की बिगड़ती हालत देख गोपी हर रोज जादुई बालों को तोड़कर गांव वालों की हर संभव मदद करने लगी। ये देख राशि गुस्से से बोली, गोपी तुम पागल तो नहीं हो गई? इस तरह हर रोज अपने सोने के बाल तोड़कर बेचोगी? तुम तो जल्द ही गंजी हो जाओगी। तुम्हें क्या जरूरत है इन गरीब लोगों की मदद करने की? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा गांव वाले कितनी मुसीबत में हैं? तुम्हें भी मेरे साथ इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुम अकेली ही करो समाज सेवा। मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। सुना है वहाँ ब्रांडेड कपड़ों की सेल लगी है। ये कहते हुए राशि शहर जाने के लिए निकल पड़ी। वहीं गोपी निस्वार्थ भावना से सूखेग्रस्त इलाके में जाकर लोगों को कपड़े, पैसे और राशन बांटने लगी। दूसरी ओर राशि टूटे हुए सोने के बालों को बाजार में बेचकर शहर जाकर अपने लिए फैशनेबल कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर गांव लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे फटे हाल में एक औरत मिली। सुनो बहन, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मेरी बच्ची ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल दूर हट, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं गोपी की तरह पागल नहीं हूँ कि मुफ्त में अपने जादुई कीमती बाल तुम जैसे भिखारी लोगों पर लुटाती फिरूं। हाँ, मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगी। ऐसे मत करो बहन, रुक जाओ, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी, मेरी बात तो सुनो। जाकर अपना दुखड़ा गोपी को सुना, मुझे नहीं। अब मेरे रास्ते से दूर हट जा। ये कहते हुए राशि ने उस बेचारी औरत का दिल दुखाया। जब राशि घर पहुंचकर अपने कमरे में सो ही रही थी कि तभी गोपी कमरे में आई और राशि को जगाते हुए बोली, अरे राशि, तुम्हारे जादुई सोने के बाल कहाँ गए? तभी राशि नींद से जागते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मेरे बालों को क्या हुआ? ये कहते हुए राशि ने अपने सर पर हाथ फेरा। मेरे सोने के बाल कहाँ गए? मैं तो गंजी हो गई। तब राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा भी कि उसने घमंड में आकर गरीब का दिल दुखाया, जिसकी वजह से उसके जादुई सोने के बाल गायब हो गए और वो सदा के लिए गंजी हो गई। वहीं दूसरी ओर गोपी जादुई सोने के बालों की मदद से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद कर सोने के बालों वाली लड़की के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है 3 जादुई सोने के पर्स की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रूबी अपनी माँ देवकी के साथ एक छोटी सी पुरानी सी हवेली में रहती थी। देवकी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। रूबी के पिता की मृत्यु रूबी के जन्म से पहले ही हो चुकी थी। रूबी अपनी माँ की देखभाल के साथ साथ बस स्टैंड पर भीख मांगने जाया करती थी। साहब कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है साहब। ये लो 2 रुपए। अब सुबह सुबह काम का समय होता है, रोज रोज आकर परेशान मत किया करो। वो आदमी रूबी को 2 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रूबी सबसे भीख मांग रही थी। कुछ लोग रूबी को 2-4 रुपए दे देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे डांट कर भगा देते थे। एक दिन रूबी कुएं के पास से गुजर रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रूबी उसे देखकर मन में सोचती है, इनको तो मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इनके कपड़े देखकर तो लगता है कि ये बहुत अमीर होंगे। इनसे भीख मांगती हूँ, क्या पता आज 2-4 रुपए से कुछ ज्यादा मिल जाए। ये सोचती हुई रूबी उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहती है, ऊपर वाले के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। वो बूढ़ी औरत बहुत दयालु थी। छोटी सी बच्ची को भीख मांगते देख बूढ़ी औरत की ममता उमड़ जाती है। हालात भी इंसान से क्या क्या करवाते हैं। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें खाने को जरूर दे सकती हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहती हुई बूढ़ी औरत रूबी को अपनी हवेली के पास ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल देती है। इन्हें खा लो, ये पौष्टिक भी है और इससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। धन्यवाद। सभी लोग मुझे डांटकर भगा देते हैं और 1-2 रुपए ही देते हैं, लेकिन आपने मुझे पेट भर खाने को दिया,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर रूबी वहाँ से फल लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे फल खाने को दिए थे, फिर ये फल लेकर कहाँ गई और इसने यहाँ कुछ भी खाया क्यों नहीं? बूढ़ी औरत ये सोचती हुई अपने काम में लग जाती है। वहाँ दूसरी ओर रूबी फल ले जाकर अपनी माँ को खिलाती है। ये लो माँ, आज एक बहुत भली और नेक दिल इंसान ने मुझे इतने सारे फल दिए, इसे खा लो। मेरी तबीयत ठीक होती तो तुझे मेरा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप इसे खा लो और आराम करो। मैंने पहले से भी कुछ पैसे जमा किए हैं, कुछ रुपए और जोड़कर आपकी दवाई भी आ जाएगी। अभी आप आराम करो। अगले दिन से रूबी उस बूढ़ी औरत की हवेली के बाहर खड़ी हो जाती थी। रूबी को देखकर वो बूढ़ी औरत रूबी को रोजाना कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और रूबी रोज की तरह बिना कुछ खाए सारा खाना अपने साथ ले जाती थी। एक दिन, आ गई तुम। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं तुम्हें रोज खाने को देती हूँ और अब तो मैं घर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाने लगी हूँ, लेकिन तुमने एक भी बार कुछ नहीं खाया। ऐसा क्यों? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। अगर मैं ही सब खा जाऊंगी तो वो क्या खाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप मुझे जो भी देती है वो पौष्टिक होता है, लेकिन दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मेरी माँ की हालत और बिगड़ती जा रही है। तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ का ध्यान भी रखती हो, ये बहुत गर्व की बात है। लो, ये गाजर का हलवा अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी माँ के लिए मैं दुआ करूंगी। उसके बाद रूबी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी औरत रूबी की दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। वो अपने जादू से उसकी माँ की बुरी हालत भी देख लेती है। उसकी माँ की हालत देखने के बाद, अरे नहीं, भगवान लाचार बेबस लोगों पर इतने जुल्म क्यों करता है? मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद बूढ़ी औरत रूबी के लिए 3 जादुई सोने के पर्स बनाती है। अगले दिन जब रूबी बूढ़ी औरत के पास आती है, तब बूढ़ी औरत रूबी को 3 जादुई सोने के पर्स थमा देती है। जादुई सोने के पर्स देखकर रूबी कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं भला सोने के पर्स का क्या करूंगी? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब देती है, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ये 3 जादुई सोने के पर्स मैंने अपने जादू से बनाए हैं। रूबी बड़ी ही हैरानी से कहती है, हैं? क्या जादू सच में होता है? हाँ, ये जादुई सोने के पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन इन 3 जादुई सोने के पर्स का क्या काम है? एक जादुई सोने के पर्स से बहुत सारे पैसे निकलेंगे, दूसरे जादुई सोने के पर्स से बहुत सारा खाना निकलेगा और तीसरे जादुई सोने के पर्स से तुम्हारी जरूरत का वो हर एक सामान निकलेगा जो तुम चाहोगी, फिर चाहे दवाइयाँ हो या घर का कोई भी सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके आजीवन आभारी रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जादुई सोने के पर्स तभी काम करेंगे जब मेरे जादू को ऐसा लगेगा कि तुम्हें उसकी सच में जरूरत है, वरना ये जादुई सोने के पर्स मामूली सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी। इसके बाद रूबी 3 जादुई सोने के पर्स अपने घर ले जाकर अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, वो भली इंसान एक जादूगरनी निकली। उन्होंने आज मुझे ये 3 जादुई सोने के पर्स दिए हैं। जादुई सोने के पर्स? हाँ माँ, इसका इस्तेमाल कर कर देखते हैं। इसके बाद रूबी पहले जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए दवाइयाँ दे दो जिससे उनकी तबीयत ठीक हो सके। उसके बाद रूबी उस जादुई सोने के पर्स से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथों में दवाइयाँ होती है। देखो माँ, ये तो सच में जादुई सोने के पर्स है। ऐसे ही रूबी दोनों जादुई सोने के पर्स में हाथ डालकर एक एक कर अपनी जरूरत का सारा सामान मांग लेती है।
पैसे, कूलर, टीवी, सब कुछ। जादुई सोने के पर्स द्वारा दिए गए पैसों से रूबी और उसकी माँ अपने रहने के लिए एक पक्का घर बनवा लेते हैं। देखा माँ, कल तक हम भीख मांगते थे, उस बूढ़ी औरत ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटी, लेकिन हमें तीनों जादुई सोने के पर्स को किसी सुरक्षित जगह रख देनी चाहिए, कहीं कोई इसे चुरा कर ना ले जाए और इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता माँ। कोई भी व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल अपने लालच के लिए करेगा तो उसके साथ बुरा होगा और ये साधारण सोने के पर्स बन जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करो। जी माँ। उसके बाद से रूबी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सिंड्रेला परी के रसीले सेब की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। रत्नापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सावित्री का अपना कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। सावित्री के पास एक सेब का बहुत ही बड़ा बाग था। उस बाग के सेब बहुत ही मीठे और अच्छे थे। एक दिन सिंड्रेला परी सावित्री के बाग के ऊपर से गुजर रही थी कि तभी उसे कई बच्चे बाग में खेलते हुए दिखाई दिए। तभी सावित्री वहां आती है और बच्चों को अपने पास बुलाती है। सारे बच्चे सावित्री को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अरे अम्मा, हमें जल्दी से रसीले सेब दो ना, बहुत भूख लगी है। फिर सावित्री सब बच्चों को सेब दे देती है। सभी बच्चे सेब लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक बच्चा रोता हुआ सावित्री के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे भी एक सेब दो ना, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। रोते नहीं बेटा, आओ मेरे पास, मैं देती हूँ तुम्हें सेब। लेकिन सावित्री ने अपनी सेब की टोकरी में झांका तो सारे सेब खत्म हो चुके थे। लगता है सेब खत्म हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताजे सेब तोड़ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री सेब तोड़ने बाग में जाती है, लेकिन सेब काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सेब तो मुझसे तोड़े नहीं जा रहे। वो बेचारा लड़का भूखा बैठा हुआ है, मैं अब उसे क्या जवाब दूंगी। ये सब सिंड्रेला परी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। ये अम्मा तो कितनी नेक है, एक अनजान लड़के के लिए कितनी कोशिश कर रही है कि वो बेचारा भूखा ना रह जाए। मुझे अम्मा की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सोचकर सिंड्रेला परी एक लड़की का रूप बदलकर सावित्री के पास गई और बोली, अम्मा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, मैं सेब तोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर वो सेब तोड़ने लगी। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो? अम्मा, दरअसल मैं पास के गांव से आई हूँ। अच्छा बेटी, तुम भी सेब तोड़कर खा लो, जब तक मैं उस बच्चे को सेब देकर आती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री उस लड़के को सेब देने चली गई। वहीं सिंड्रेला परी भी सेब खाकर वहाँ से चली गई। सच में बहुत ही रसीले सेब थे और उससे प्यारी अम्मा है। सावित्री जब वापस आई तब लड़की को वहाँ ना पाकर हैरानी से बोली, अरे ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी को सावित्री के बाग से सेब इतने स्वादिष्ट लगे कि वो लड़की बनकर हर रोज सेब खाने के लिए बाग में आने लगी। वाह, मजा ही आ गया, इतने रसीले सेब मैंने पहले कभी नहीं खाए। उसी गांव में चंपक और शंकर नाम के दो आदमी रहते थे। उन दोनों की नजर उस बाग पर थी। अरे शंकर भैया, इस बाग की जमीन करोड़ों की है। मैंने उस बुढ़िया को कितनी बार कहा कि जमीन मुझे दे दे, लेकिन मानती नहीं। अरे मैं तो कई बार उस बुढ़िया को बोल चुका हूँ, पैसे ले ले और अपने बाग की जमीन मुझे दे दे, लेकिन कहती है कि मैं जीते जी अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। चलो कल फिर चलते हैं और फिर से बात करते हैं जमीन के बारे में। अगले दिन चंपक और शंकर सावित्री के बाग में पहुँचे। तब सिंड्रेला परी भी उस दिन बाग में ही थी। चंपक सावित्री को जोर जोर से पुकारने लगा, अरे बुढ़िया, कहाँ है? बाहर निकल। चंपक की आवाज सुनकर सावित्री बाहर आई और बोली,
कौन है जिसे बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा, तो तुम दोनों कबाड़ी यहाँ फिर से आ गए। एक बार कहा समझ में नहीं आता कि मुझे ये जमीन नहीं बेचनी। अरे अम्मा, तुम्हें इतने पैसे कोई नहीं देगा जितना मैं दे रहा हूँ। वैसे भी क्या रखा है इस जमीन में? तुम जैसे पैसों के लालची नहीं समझेंगे। और रही बात इस जमीन को बेचने की, मैं इस जमीन को जीते जी तो नहीं बेचने वाली। चलो अब दोनों निकलो यहाँ से। ए बुढ़िया, तूने हम दोनों का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। सावित्री को धमकाते देख सिंड्रेला परी को बहुत गुस्सा आया और वो लड़की का रूप बदलकर उन दोनों के पास आकर बोली, तुम दोनों को औरत से बात करने की तमीज नहीं? चलो फुटो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी यही ऐसी की तैसी कर दूंगी। लड़की की ऐसी बातें सुनकर शंकर और चंपक हंसने लगे। देखो, ये लड़की हमें ज्ञान दे रही है। अरे मैडम, घर जाओ और घर के काम करो। लड़ाई झगड़ा हम दोनों मर्दों के लिए छोड़ दो। इतने मर्द हो तो हो जाए दो हाथ। लड़की की धमकी सुनकर चंपक और शंकर दोनों उसके तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़की के रूप में सिंड्रेला परी अपनी जादुई शक्ति से दोनों को हवा में उछालकर दूर पटक देती है। हाय, मर गया रे मेरी कमर। इस बुढ़िया ने तो गुंडी पाल रखी है। हाय, मार डाला रे इस नासपीटे ने। हाय। चंपक और शंकर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उठे और वहाँ से भाग गए। वही लड़की को देखकर सावित्री हैरान होकर पूछती है, अरे बेटी, तुम तो शायद वही हो ना जिसने मुझे उस दिन सेब तोड़ कर दिए थे, लेकिन तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैं दोबारा तुम्हारे पास आई थी। अम्मा, उस दिन मुझे कहीं कुछ जरूरी काम से जाना था तो मैं चली गई थी। खैर छोड़ो सारी पुरानी बातें अम्मा, अब तुम घर जाकर आराम करो। इन गुंडों को सबक मिल गया है, ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। बेटी, ये गुंडे दोबारा आएंगे। इन लोगों ने कई सालों से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से बातें किए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सावित्री की बात सुनकर लड़की सोच में पड़ गई और बोली, जी मेरा नाम सिंड्रेला है। मैंने आपको बताया था कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। हाँ, याद आया, तुमने बताया तो था, लेकिन बेटी मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, भूल जाती हूँ। अच्छा, तुम्हें सेब खाने होंगे, जाओ बाग में जाकर खा लो, मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सावित्री कमरे में चली गई और लड़की रूपी सिंड्रेला परी सोच में पड़ गई। अम्मा कितनी अच्छी है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और उन दुष्टों को उनकी की सजा देनी चाहिए। मैं अब यही बाग में रहूंगी और फिर देखती हूँ उन दुष्टों को। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उधर रात में चंपक और शंकर सावित्री के यहाँ हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योजना बना रहे थे। उस लड़की और बुढ़िया ने अपनी बहुत बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अभी चल के बाग में आग लगा देते हैं और बुढ़िया को भी उस आग में फेंक देंगे। चंपक और शंकर हाथ में मशाल लिए बाग में पहुँचे और आग लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी सिंड्रेला परी लड़की का रूप बदलकर उनके सामने आ गई। मुझे पता था पापी, तुम दोनों जरूर आओगे। ऐसा कहकर लड़की उन दोनों के हाथों से मशाल छीनकर उन दोनों को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। अरे कोई हमें नीचे उतारो, छोड़ दो हमें। चंपक और शंकर की चीख सुनकर सावित्री और गांव वाले वहां आ पहुँचे। अरे बेटी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो और इन दोनों को पेड़ से उल्टा क्यों लटका रखा है? तब लड़की अपनी असली रूप यानी परी में बदल गई। अम्मा, ये दोनों तुम्हारे बाग में आग लगाने और तुम्हें मारने आए थे, इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अम्मा, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती इंसान से ही होती है, कृपया कर इन दोनों को छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो। सावित्री के कहने पर सिंड्रेला परी ने उन दोनों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से शंकर और चंपक दोनों सुधर गए। वो दोनों सावित्री का सम्मान करने लगे। वहीं सिंड्रेला परी भी अक्सर परी लोक से आकर रसीले सेब खाने का लुत्फ उठाने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको सिंड्रेला परी के रसीले सेब की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।